Thank you everyone for the overwhelming response on the last video, that is dowry death. अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें offences relating to marriage में. Next section is 81 section which was 493 earlier in IPC. 81 section में I'll just read the provision. Cohabitation caused by a man deceitfully inducing belief of lawful marriage. Every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये पहले होता था 493, कोई इसमें एग्जैक्ट चेंज है नहीं है. सेम प्रोविजन इज नाउ सेक्शन 81 ऑफ BNS. फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज कि मैन होना चाहिए जो ये ऑफेंस कर रहा है. बाय डिसीट, वो किसी धोखे से, मतलब किसी वुमन को जो उसकी वाइफ नहीं है, मतलब उससे शादीशुदा जिसकी जो शादीशुदा उससे नहीं है, मेक्स बिलीव दैट शी इज़ मैरिड टू हिम, उसको ये बिलीव दिलाता है कि वो उसकी वाइफ है. एंड विद द इंटेंशन ऑफ कोहैबिटिंग मतलब उसके साथ रहना चाहता है और सेक्शुअल इंटरकोर्स उससे करना चाहता है. तो इस केस में 10 साल की पनिशमेंट है उसको. अब इसमें क्या होता है कि वो मैरिज तो करता है बट दैट मैरिज इज़ ओनली फॉर्मेलिटी. फॉर एग्जाम्पल जैसे वाइफ को बोलता है कि मंगलसूत्र पहन लेते हैं, आप सिंदूर डाल लो तो आप मेरी वाइफ हो गई. तो ये कोई सेरेमोनियल मैरिज नहीं है, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, और उसको ये बात पता है. तो ये डिसीट है, ये धोखा है. और जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ मुस्लिम एंड ही इज़ गेटिंग मैरिड इन द हिंदू वे, तो ऑब्वियसली मैरिज इज़ नॉट वैलिड, तो वो भी एक धोखा है. सो बेसिकली दिस इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज. ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है. नॉन कंपाउंडेबल मीन्स इसमें समझौता नहीं हो सकता. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है क्योंकि हीनियस क्राइम है, इसमें 10 साल की पनिशमेंट है. और ये ऑफेंस जो है काफ़ी सीरियस है. इसमें एक हम जजमेंट देखते हैं, दैट इज़ रामचंद्र भगत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है ये, और सुप्रीम कोर्ट तक इसका डिसीजन हुआ था. इसमें क्या था कि एक प्रोफेशनल वुमन थी, वो जो अपने करियर में शी वॉज वर्किंग इन सम स्टेट डिपार्टमेंट. शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन हु वॉज ऑल्सो इन दैट सेम डिपार्टमेंट. तो दोनों 9 साल से साथ रह रहे थे. दोनों के 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की. इनकी लीगल मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन इसमें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग थी. और जो बॉय था उसने बोला था कि येस वी विल गेट मैरिड. शी वॉज अंडर द बिलीव दैट येस वी आर मैरिड, और ये जो भी हमारे रिलेशनशिप से हमारा बच्चे, ये सब लीगल है और मेरे सारे राइट्स हैं एज अ वुमन. इसमें कंट्रास्ट ओपिनियन आया था. इट वॉज 2 जजेस gave different opinions. That is why this matter was sent to the Chief Justice. फिर ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में हुआ था बिकॉज दोनों जजेस की कंट्रास्ट ओपिनियन थे. अल्टीमेटली जो ओपिनियन मानी गई थी उसमें ये था कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स है 493 के, जो कि अब सेक्शन 81 है, वो देखे जाएंगे. सबसे फर्स्ट होता है दैट दे वर टुगेदर फॉर 9 years. 9 years से वो साथ रह रहे थे एज हस्बैंड एंड वाइफ. अब इसमें क्या है, इंड्यूसमेंट ऑफ बिलीफ ऑफ अ लॉफुल मैरिज. मतलब उस लेडी को ये बिलीव था, यकीन था पूरा कि ये मेरा हस्बैंड है, ऑल्दो हमारी लीगल मैरिज नहीं हुई पर ये मेरा हस्बैंड है. अब जनरली इसमें कस्टम से बात होती है बट नॉट नेसेसरीली अकॉर्डिंग टू कस्टम, बट येस वी आर स्टेइंग टुगेदर सो वी आर हस्बैंड एंड वाइफ. तो पहला इंग्रेडिएंट इसमें सेटिस्फाई हो रहा था. 9 साल से वो इकट्ठे रह रहे थे, 2 बच्चे भी हो गए. उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर उन्होंने, जो हस्बैंड था उसने एक एप्लीकेशन भी फाइल की थी वहाँ के लोकल ऑफिस में, that she is my legal wedded wife, although वो application pursue नहीं की, but he had bought that application, that form he had bought. फिर इन्होंने एक agreement, मैरिज सर्टिफिकेट का agreement भी बनाया था जिसमें कि लिखा होता कि they are married couple. वोटर लिस्ट में she was shown as the wife. Then जितने भी इसके वहाँ पे रिकॉर्ड्स थे, जितने भी बिल्स आते थे, उसमें भी she was shown as the wife. जिस पोस्टिंग पे ये लोग जाते थे साथ में, वहाँ पे भी she was regarded as a wife. तो ये फेक बिलीफ था, डिसेप्शन था. तो इसमें यही व्यू माना गया था कि इस केस में सारे इंग्रेडिएंट्स जो सेक्शन 493 के हैं वो मीट होते हैं और इसको वाइफ के राइट्स होने चाहिए. एंड इस केस में ये होता कि उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया था कि आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद हर एंड आई डोंट वांट टू स्टे विद हर. तो इसमें जो भी राइट्स एक लीगली वेडेड वाइफ को मिलते हैं वो इसको मिले थे. सो ये हीनियस क्राइम है और इसमें 10 साल तक की पनिशमेंट होती है. नाउ लेट्स गो टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन, बाइगेमी, जो इंडिया में इलीगल है. मुस्लिम लॉ में इलीगल होती है बट इंडियंस 2 मैरिजेज एक साथ नहीं कर सकते. वी विल जस्ट रीड द प्रोविजन. ये पहले होता था 494
अब ये 494, 495 जो आईपीसी के थे उनको कंबाइन करके एक ही प्रोविजन में कर दिया 82 सेक्शन जो बीएनएस का है। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। सो क्लॉज 1 है जो 494 पहले था वो मैं पढ़ती हूँ। हुएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment for either description or for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ये था हमारा 494 सेक्शन। इसमें इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो लिविंग होनी चाहिए, और सेकेंड इज कि लाइफ टाइम में, मतलब जब उनकी लीगली मैरिज एक सबसिस्ट कर रही है उसके बीच में इन्होंने दूसरी मैरिज कर ली। और इसका आप देखोगे तो लैंग्वेज यूज की हुएवर, मतलब ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है, ये लड़का लड़की दोनों पे एप्लीकेबल होता है। थर्ड इज कि ये जो मैरिज है वो वॉइड नहीं हुई है, फर्स्ट मैरिज जो है, तो सेकंड मैरिज आप कर ही नहीं सकते हो। अब इसका हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं। This subsection does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction, nor to any person who contracts a marriage during life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continuously absent from such person or space for 7 years, and shall not have been heard by such person as being alive within the time provided, the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage take place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his knowledge। अब इन केसेस में बाइगमी कंसिडर नहीं होगी। कौन से केसेस हैं वो? सबसे पहला, मैरिज किसी कोर्ट ने अगर वॉइड डिक्लेयर की थी, फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स हो गया उसकी फर्स्ट मैरिज में, कोर्ट ने बोला अब ये मैरिज खत्म है एंड और वॉइड है। वॉइड मतलब ये मैरिज सबसिस्ट नहीं करती, इट इज़ नॉट अ लीगल मैरिज, तो इस केस में सेकेंड मैरिज इज अलाउड। सेकेंड, ड्यूरिंग लाइफ ऑफ फॉर्मर हस्बैंड वाइफ। फॉर्मर हस्बैंड वाइफ मतलब जो पहले हस्बैंड वाइफ थे, अगर वो जीवित भी हैं और उनके साथ डिवोर्स हो चुका है तो ये सेकेंड मैरिज वैलिड होती है। 7 ईयर्स से अगर कोई हस्बैंड या वाइफ एब्सेंट है, उसका कुछ अता पता नहीं है, वो जिंदा है या मर गया वो भी नहीं पता, तब ये मैरिज सेकेंड मैरिज इज वैलिड, तब बाइगमी कंसिडर नहीं होगी। अब इसमें जो जिससे सेकेंड मैरिज हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि हमारी पहली मैरिज थी। अब ये क्लॉज 2 है। Whoever commits the offence under subsection 1, having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment for a term of 10 years plus fine। अब इसमें क्या है, अब ये था हमारा सेक्शन 495 अलग से था, इसमें क्लॉज 2 बना दिया है, तो मतलब दोनों सेक्शंस को कंबाइन कर दिया। इस केस में अगर कंसीलमेंट करते हैं, सेकंड जो वाइफ है उसको नहीं बताया जाता कि हमारी एक पहले भी मैरिज थी और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है तो 10 ईयर्स की सज़ा होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेकंड वाइफ या हस्बैंड है उसको इन्फॉर्म करना है कि हमारी पहले मैरिज थी, वो किसी भी सर्कमस्टांस में इन्फॉर्म करना है। अब इन केसेस में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी आप देख रहे होगे जैसे बिग बॉस, अगर इफ़ यू सी बिग बॉस, उसके अंदर अरमान वाले के कंटेस्टेंट है जिनकी 2 वाइफ्स हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों एक साथ कैसे इकट्ठे कैसे रह रही है, मतलब कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। इसमें सबसे बड़ा कैच पॉइंट ये है इस प्रोविजन में, दैट द पर्सन हु इज अग्रीव्ड, मतलब जैसे फर्स्ट वाइफ जो है वो अग्रीव्ड है और वो सेकंड शादी कर लेता है, फर्स्ट मैरिज अभी भी वैलिड है, तो फर्स्ट वाइफ कैन ओनली मेक अ कंप्लेंट। इसमें केस जो है पुलिस नहीं रजिस्टर करेगी। इसमें 2 तरीके होते हैं आपके। पहले तो आपको जो लोकल फैमिली कोर्ट है वहाँ पे आपको एक पिटिशन डालनी पड़ती है कि ये मैरिज वॉइड है सेकेंड। उसके बाद सेकेंड प्रोविजन, मजिस्ट्रेट के पास आप जाओ, कंप्लेंट करो अंडर 494, मतलब अंडर सेक्शन 81। तो ये 2 तरीके से, इसमें पुलिस कंप्लेंट, पुलिस इसको अपने कॉग्निजेंस में नहीं लेता इस ऑफेंस को। और इस केस में जो है सिर्फ और सिर्फ वाइफ जब जाएगी तभी ये ऑफेंस। अगर वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसे अरमान वाले की 2 वाइफ्स हैं, दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फर्स्ट वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सेकंड मैरिज, तो देन नथिंग हैपेंस, नोबडी एल्स कैन मेक अ क्लेम, वो दोनों साथ में रह सकती हैं। अब कुछ केसेस में जो है, अगर वाइफ फॉर एग्जांपल किसी फौज की नौकरी, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस में वाइफ खुद नहीं आ सकती, फॉर एग्जांपल द पर्सन इज पोस्टेड इन कारगिल और उसकी वाइफ सेकंड मैरिज करती है, तो वो अपने बिहाफ पे किसी को भेज सकता है। अंडर एज है, कोई अनसाउंड माइंड है, देन देयर आर अदर सर्कमस्टांसेस, इन केसेस में कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज अग्रीव्ड, पर अदरवाइज उसको खुद ही आना पड़ेगा। अब इसमें केस हम देखते हैं सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि मुस्लिम
अपने आप को कन्वर्ट करके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन इसमें कैच ये था कि जो फर्स्ट शादी थी उसने डिज़ोल्व नहीं की थी, उसने कोई डिवोर्स नहीं सीख किया था पहली मैरिज से। तो दिस वाज एन ऑफेंस अंडर बाइगेमी, मतलब 494 में उसको पनिश किया था बिकॉज उसने मुस्लिम में कन्वर्ट तो कर लिया बट पहली मैरिज को डिजोल्व नहीं किया। इवन इफ यू कन्वर्ट इनटू अनदर रिलीजन फॉर गेटिंग मैरिड सेकेंड टाइम, यू हैव टू डिजोल्व द फर्स्ट मैरिज। अब ये जो सेक्शन है ये शेड्यूल ट्राइब पे नहीं लागू होता क्योंकि उनके अपने कस्टमरी लॉज होते हैं, तो उन पे ये लॉ नहीं लागू होता। फिर आपको बता दिया मैंने कि पुलिस इसमें कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करेगी। और इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं सेकेंड मैरिज से, ऑल्दो द मैरिज इज़ वॉइड या जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बच्चों को सारे राइट्स मिलते हैं एज अ वैलिड चाइल्ड, उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। एक और इसमें मैटर है नितिन वर्सेस स्टेट ऑफ नोएडा। इसमें ये बोला गया था कि जो फ्रेंड्स और रिलेटिव सेकेंड मैरिज में शामिल होते हैं, अगर उनको नहीं पता कि फर्स्ट मैरिज इस बंदे की ऑलरेडी हो चुकी है, फर्स्ट मैरिज डिजोल्व नहीं हुई है और सेकंड मैरिज होगी, तो वो लायबल नहीं होंगे बिकॉज उनको कोई नॉलेज नहीं। हाँ, अगर उनको नॉलेज है तो उनसे क्वेश्चनिंग होगी और फिर वो लायबल भी होंगे। फिर देन आपको बता ही दिया कि एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट मैरिज अक्यूज की हुई होती है, सेकंड वाइल द फर्स्ट मैरिज सब्सिस्टिंग सेकंड मैरिज करता है वो, और वैलिड मैरिज होती है फर्स्ट मैरिज। इन केसेस में ये होता है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर है अनुराधा खनवलकर वर्सेस शर्मिला दास। ये मैं आपको रील में बताऊंगी, आप वेट करना, मैं आई मेक अ रील ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर है। तो ये हमारा हो गया बाइगेमी। तो इससे बेसिकली इट इज़ इलीगल इन इंडिया, पर इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली पहली मैरिज आपको डिसॉल्व किए बिना आप जो है सेकंड मैरिज को नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सेक्शन 83, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। Whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। ये पहले होता था 496। इसमें क्या है कि कोई भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉड, ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। ये भी जेंडर न्यूट्रल है, कोई मेल और फीमेल दोनों इसमें एक्यूज हो सकते हैं। कोई भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली अगर सेरेमनी करता है मैरिज की, नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, तो इस केस में उसको 7 साल की सजा होती है। कोई चेंज नहीं है पिछले प्रोविजन से। इसमें मेंजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंशन क्या है, मैरिज करने की इंटेंशन क्या है। फ्रॉड मैरिज है, मैरिज सेरेमनी भी फ्रॉड है, एंड सेरेमनी वैलिड ही नहीं होती। तो इस केस में दिस इज नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब आप सोच रहे हो कि 81 जो हमारा सेक्शन था और 83 वो सिमिलर से लग रहे हैं दोनों सेक्शंस, उनमें फ़र्क क्या है। 81 जो सेक्शन हमने देखा है अभी, उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो इंटेंशन है दैट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन अभी हमने जो 83 देखा है जो कि 496 है, उसमें सेक्सुअल इंटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जो 493 जो 81 प्रोविजन है उसमें ओनली अ मैन इज़ एट फॉल्ट, लेकिन ये जो 496 है ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है। इसमें मैन और वुमेन कोई भी इस ऑफेंस को करे तो हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, वो कहता है हम दोनों शादी कर लेते हैं, और वरमाला पहना देता है, एक मंदिर में जाके सिंदूर लगा देता है, तो वो लड़की को बोलता है इट्स अ वैलिड मैरिज। उसका जो इंटेंशन होता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये होता है कि इसकी लड़की की प्रॉपर्टी बहुत है तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे आफ्टर मैरिज मिल जाएगी, तो वो फ्रॉडुलेंट मैरिज रच के उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की इंटेंशन होती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस सेक्शन पर्टिकुलरली। अब हम अगर देखते हैं अगला सेक्शन 84, वो भी काफ़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसमें भी बहुत केस लॉ है, पहले भी ये बहुत whoever enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman, ये भी जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है। whoever takes or entices away any man, any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man with intent that she may have illicit intercourse with any person or conceals or detains with that intent any such woman shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years. अब इसमें दोनों मेल एंड फीमेल कैन बी लायबल फॉर दिस प्रोविजन। पहले ये 498 होता था, 498A नहीं 498 होता था। इसमें क्या है,
protects a married woman whether or not she is living in the care of her husband or any other person taking care of. इसमें चेंज आया है. जो 498 होता था उसमें क्या था कि अगर एक आदमी बहला फुसला के एक लेडी को ले जाता है अपने साथ विद द इंटेंशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो पहले वाले प्रोविजन में था कि वो उसके हस्बैंड की कस्टडी में हो तब उसको ले जाए, तो ये प्रोविजन अट्रैक्ट होता है. अब वो खत्म हो चुका है. मैरिड वुमन होनी चाहिए पर वो किसी की भी कस्टडी में हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो, अकेली रहती हो, तब भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. तो ये डिफरेंस है. पहले क्या था कि इसमें अपने हस्बैंड की कस्टडी में या उसके किसी रिलेटिव की कस्टडी में होगी तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा, बट नाउ दैट रिस्ट्रिक्शन इज गॉन. इसमें बहलाना फुसलाना बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है. फर्स्ट इज मैरिड होनी चाहिए वो लड़की. सेकेंड इज इलिसिट रिलेशंस के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स या और कोई इलिसिट एक्टिविटी के लिए वो उसको बहला फुसला के ले जाता है. थर्ड इज कंसील्स, वो ये बात छुपा के रखता है उसके हस्बैंड से, उसकी फैमिली से. फोर्थ इज डिटेन, वो उसको इलीगली डिटेन, जैसे कमरे में बंद कर दिया, इस टाइप से उसको रखता है. इसमें 2 साल की पनिशमेंट है. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. पुलिस विल गिव नोटिस फर्स्ट एंड देन अरेस्ट. बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, समझौते का कोई इसमें स्कोप नहीं है. JMIC जो है इसकी कॉग्निजेंस लेता है और ये केस डिसाइड करता है. इसमें थोड़ा स्कोप वाइड हो चुका है अब इस सेक्शन का, बिकॉज डजेंट मैटर फ्रॉम होम द वुमेन इज इंटाइज, मतलब वो कहीं भी रहती है, अकेली भी रहती है, डिवोर्स्ड है, जो भी है, उसको डिवोर्स नहीं, सॉरी, शी शुड बी मैरिड, बट जैसे सेपरेशन में चल रही है और अकेली रहती है तो उसको लेके भी जाएगा तब भी हो जाएगा. अब इसमें मेंस रिया मेन इज इंटेंशन, कंसील किया और उसको किसी भी इंटेंशन से. अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल अ मैन, जैसे if A is a woman and F is a man who entices A to have illicit intercourse with him, F would be held liable under this action only if A is a married woman. मतलब उसको बिला फुसला के ले जाता है वो, लेकिन बस यही है कि इसमें वो मैरिड होनी चाहिए. अब हमने ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस कवर कर लिए. एक लास्ट बचा है 87 सेक्शन, बिकॉज हम ऑलरेडी 85-86 कर चुके थे. 87 इज अबाउट किडनैपिंग, abducting or inducing women to compel her to get married. Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she may have to be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine. And whoever, ये भी जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है, दोनों मैन और वुमन अक्यूज हो सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एज डिफाइंड इन द संहिता, or abuse or authority of any other method, induces any woman to go from one place with intent that she may be, or knowingly that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person, shall have be punishable as aforesaid. अब इसमें बेसिकली अबडक्शन आपने देखा है कि जैसे भगा के ले जाते हैं लोग, रनवे मैरिजेस भी होती हैं, उनमें लड़का लड़की को भगा के ले गए या दोनों इकट्ठे भाग गए, ये सेक्शन उसमें एप्लीकेबल हो जाता है. ये पहले था 366 सेक्शन. किडनैपिंग होनी चाहिए, इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, एंड कंपेल टू मैरिज, तो इसमें 10 साल की सज़ा होती है. हीनियस क्राइम है ये. इंटेंशन होनी चाहिए इलिसिट इंटरकोर्स या कुछ और करने की. नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल है, और सेशन ट्रायल होता है इसमें. अब रनअवे कपल्स के केस में आप देखते हो कि किडनैपिंग होती है. अब उसमें दोनों का कंसेंट होता है, तो इसमें क्या करता है कि लॉयर क्या कर सकते हैं लोग कि उस जगह का, दोनों अगर मेजर्स हैं तो उस जगह का एक लॉयर हायर करके कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं. कोर्ट में फिर समन जाता है उनके पेरेंट्स को, उनको बुलाया जाता है. अगर तो वो कहते हैं कि हमें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैरिज लीगल हो जाती है. अगर वो कहते हैं हमें प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, बिकॉज दे माइट कॉज हार्म टू द कपल. तो इन केसेस में दोनों आराम से अपना मैरिज सब्सिस्ट कर सकते हैं. बट इसमें जो क्राइम जब ये अट्रैक्ट होता है उसमें मेन इज दैट द पर्सन शुड हैव इंटेंट टू गेट मैरिड, और दैट टू विद कोअर्जन. निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट था. इसमें जो गर्ल थी एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, तो छोटी सी लड़की थी, तो उसको एक लड़का बिस्किट्स खिलाने के नाम पे ले गया. 6 से 10 साल की लड़की थी, तो ले गया उसने कपड़े वगैरह उतारे और स्टार्टेड, फिर उसको बीच में ही किसी चौकीदार ने पकड़ लिया. तो इसमें अटेम्प्ट टू रेप नहीं लगा. 366 सेक्शन जो पहले होता था यही वाला किडनैपिंग वो लग गया. सो नाउ वी फिनिश दिस सेक्शन ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज जो हमारा अभी चल रहा था. अब नेक्स्ट हमारा ऑफ द रिलेटिंग टू मैरिज. अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कॉजिंग मिसकैरेज एटसेट्रा. जब लेडी का मिसकैरेज होता है, इसमें 88 से लेके हमारे
92 तक सेक्शन है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी मैं रील्स भी डालती रहूँगी अबाउट इंपॉर्टेंट मैटर्स। एनी कमेंट्स यू हैव, एनी लीगल क्वेरीज, आप मेरे को ईमेल करिए। थैंक यू।